नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार के प्रश्नों में आप फंसे रहते हैं या बहुत प्रकार की कंफ्यूजन आपकी बनी रहती है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आप अपने सिलेबस के अनुसार एक बार कंप्लीट थियरी को पढ़िए। थियरी पढ़ने से बहुत प्रकार की जो आपकी समस्याएं होती हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो वो दूसरी तरफ आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें एट द सेम टाइम आपकी रिवाइज होती है और रिवीजन बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का डायरेक्ट कोर्स आप वहां से परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि एक निकृष्ट वस्तु वह है। निकृष्ट वस्तु क्या होता है इकोनॉमिक्स में, आपको ये बताना। हाँ, निकृष्ट वस्तु, निकृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं या निकृष्ट वस्तुओं की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जब मांग का नियम पढ़ते हैं तो वहीं पे आप एक गिफिन वस्तु के बारे में भी पढ़ते हैं। गिफिन वस्तुएं, तो गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। गिफिन वस्तु ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है, या अर्थात ऐसी निम्न कोटि की वस्तु होती है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता इन वस्तुओं की मांग को बढ़ाता नहीं है, बल्कि उपभोक्ता इन वस्तुओं की मांग को कम कर लेता है। जबकि मांग का नियम क्या बताता है, मांग का नियम ये बताता है कि अगर जो आपकी इनकम में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है, तो आप अपनी वस्तुओं की मांग को भी बढ़ाएंगे। लेकिन गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है, तो जब आपकी आय बढ़ती है तो आय बढ़ने के कारण आप उस वस्तु की मांग को बढ़ाते नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं की मांग को आप कम कर देते हैं। तो इस प्रकार की वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। तो गिफिन वस्तु ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जब एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो अपने मांग को बढ़ाने के बजाय वो अपने मांग को कम कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, गिफिन वस्तु का उदाहरण अगर जो मैं बताऊं तो बाजरा, बाजरा क्या है, गिफिन वस्तु का उदाहरण है। ठीक है, तो आपने देखा ना, आज से 20-25 साल पहले जब लोग
लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था तो लोग बाजरे बाजरे का भी उपभोग करते थे, लेकिन जैसे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था में लोगों की आय बढ़ी, लोगों ने बाजरा को छोड़ के उसके जगह पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है, जब आपकी आय बढ़ती है तो आय बढ़ने के कारण आप अपने मांग को बढ़ाते नहीं है बल्कि अपनी मांग को कम कर लेते हैं। जैसे बाजरा हो गया, मिट्टी का तेल हो गया। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि से इसकी मांग कम हो जाती है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एक निकृष्ट वस्तु वह वस्तु होती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो इस वस्तु की मांग को बढ़ाता नहीं है बल्कि वस्तु की मांग को कम कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक उपभोक्ता बाजार में जो कीमत देता है वह क्या है। एज ए उपभोक्ता, जैसे हम सभी लोग उपभोक्ता है ना, तो हम लोग बाजार में जो कीमत देते हैं वो किसके बराबर देते हैं, बेसिकली आपको ये बताना है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पे आपको याद आना चाहिए क्या, MUX अपान MUX अपान MUY इज इक्वल टू PX अपान PY। ठीक है, अगर जो आपने उपभोक्ता व्यवहार के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो आप बड़े आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। सो इजी सी बात है कि एक उपभोक्ता बाजार में जो वस्तु की कीमत देता है वह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हैं तो वो जितना आपके लिए उपयोगी है उतना ही तो कीमत देते हैं ना। जैसे आप पेन खरीदते हैं तो पेन 5 से 10 रुपए का खरीदते हैं, लेकिन आप कार खरीदते हैं तो आप कार 5 से 10 लाख रुपए का खरीदते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एज अ उपभोक्ता बाजार में जो बस बाजार में जो कीमत आप देते हैं वो आप जो वस्तु की उपयोगिता है उसके बराबर देते हैं, अर्थात सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि तटस्थता वक्र इंगित करता है, तटस्थता वक्र क्या बताता है, तटस्थता वक्र बताता है, क्या बताता है, ठीक है ठीक है। तो तटस्थता वक्र में दो वस्तुओं की बात होती है, दो वस्तु की बात होती है ना, जिसके अंतर्गत अगर जो मान लीजिए कि x वस्तु की मात्रा को आप बढ़ाते हैं, x वस्तु की मात्रा को आप बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे आप किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता आपको आपकी कम होने लगती है, और जब आप उपयोगिता कम होने लगती है तो आप x वस्तु की मांग को कम करके फिर y वस्तु की मांग को बढ़ाते हैं। या अगर जो हम यूं कहें कि तटस्थता वक्र क्या बताता है, तो अगर जो एक वस्तु की मात्रा को आपको बढ़ाना है, जैसे x वस्तु की मात्रा को आपको बढ़ाना है तो y वस्तु की मात्रा को आपको कम करना पड़ेगा ताकि आप संतुष्टि के उसी स्तर पे बने रहें। और ये किसको बताता है, ये बताता है प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर को। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि तटस्थता वक्र का ढाल इंगित करता है तो प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर को। और तटस्थता वक्र हमें क्या बताता है, यही तो बताता है ना कि जैसे जैसे किसी एक वस्तु की इकाइयों को आप जैसे जैसे किसी एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता आपकी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, और जब आप उसी संतुलन पे बने रहना चाहते हैं तो आपको दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करनी होती है, बढ़ानी होती है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि वस्तु दिया गया है, मात्रा दिया गया है, कीमत दिया गया है, सीमांत उपयोगिता दिया गया है, फिर कहा जा रहा है कि यह परिकल्पना करते हुए कि एक उपभोक्ता एक उपभोक्ता y व z वस्तु से उपयोगिता अधिकतम करना चाहता है तो z वस्तु से सीमांत उपयोगिता क्या होगी, z वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, हाँ बताइए भाई। तो उपयोगिता अधिकतम करने की शर्त क्या है, उपयोगिता अधिकतम करने की शर्त क्या है, उपयोगिता अधिकतम की शर्त क्या है, उपयोगिता अधिकतम की शर्त क्या है भाई। तो उपयोगिता अधिकतम की शर्त क्या होती है, MUX, अभी कुछ देर पहले बताया, MUX
अपान पी एक्स ऐसे भी लिखा जा सकता है इज इक्वल टू एम यू वाई अपान पी वाई। ठीक है, और ये आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है जेड। ठीक है, तो इसको आप y मान लीजिए और इसको आप z मान लीजिए। ठीक है, इसको आप y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो एम यू एक्स अर्थात एम यू वाई कितना दिया गया है, y की सीमांत उपयोगिता कितनी दी गई है, y की सीमांत उपयोगिता 7 दी गई है ना। तो इस फार्मूले में इसको थोड़ा सा रखिएगा, इस फार्मूले में रखिए। तो एम यू वाई अर्थात y की सीमांत उपयोगिता कितनी है, 7 है, अपान पी वाई कितना है, पी वाई, y की कीमत कितनी है, y की कीमत है 35, y की कीमत कितनी है 35, तो 7/35 इज इक्वल टू एम यू जेड, एम यू जेड, एम यू जेड, एम यू जेड ही तो आपसे पूछ रहा है ना कि जेड वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी। तो एम यू जेड, एम यू जेड अपान पी जेड, अर्थात जेड की कीमत कितनी है, जेड की कीमत कितनी है, वो है 55, 55 तो अपान 55। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 11×5 = 55, अर्थात एम यू जेड का मान कितना आ गया, एम यू जेड का मान आपका आ गया 11। सो देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। अगर जो आप इसको क्या करेंगे कि आप सेशन में इस प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये प्रश्न आपके पेपर में लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन अगर जो आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, मजदूरी कोष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं ना, जे.एस. मिल ने। और मजदूरी कोष सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा था, कहा गया, ये कहा गया कि देखिए भैया मजदूरों को देने के लिए एक कोष का निर्माण करिए। ठीक है, और उसी कोष में से मजदूरों को मजदूरी दीजिए। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर जो आपने मजदूरी कोष सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें ये भी कहा गया था कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ता है, जैसे आप लोग के पेपर में प्रश्न बना था कि जब मजदूरी को सिद्धांत के अनुसार जब मजदूरों की मजदूरी बढ़ती है तो उस पर जनसंख्या पर क्या असर पड़ता है। तो जब जब मजदूरी में वृद्धि होती है तो मजदूरों की लाइफ स्टाइल बेहतर होती है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं वो ले पाते हैं। तो जब मजदूरी में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में भी वृद्धि देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे भाई मैं लाइव ही क्लास ले रहा हूँ, इतने सारे लोग जुड़े हैं, रंजू गौड़ जी, रोशनी जी, राजकुमार जी, गोलू राज जी, रत्नेश कुमार जी, हरीश जी, रिंकू जी, राजन सिंह जी, मंजुला शर्मा जी, पुष्पा देवी जी, राजकुमार प्रजापति जी, मोनिका जी, तस्लीम खान जी, विक्की जी। अरे लाइव ही क्लास है भाई। कोई कह रहा है कि सर जी आपके यहाँ ठंडी नहीं पड़ रही है, मेरे रूम में हीटर है भाई, है ना, ब्लोअर चल रहा है मेरे रूम में, तो मुझे ठंड नहीं लग रही है ना। सो आप परेशान ना होइए, ठीक। हाँ, बताइए क्या उत्तर आ रहा है। क्या उत्तर आ रहा है। ब्याज ब्याज की दरों में भिन्नता के निम्न में से क्या उत्तरदायी है। ब्याज दर में भिन्नता क्या होता है भाई। ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अब आपको याद आनी चाहिए, किसकी याद आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, काफी विविधता आ रही है, बहुत विविधता आ रही है, बहुत विविधता आ रही है।
अब थोड़ा सा इसको आराम से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग गलत कर रहे हैं और ये प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। ये प्रश्न क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जैसे मान लीजिए जब आप बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक वाला आपसे पूछता है कि क्या आप किसान हैं, आप खेती के लिए ऋण लेना चाहते हैं। तो अगर जो आप किसान हैं तो आपको कम ब्याज दर पे ऋण मिलता है। अगर आप व्यवसाय के लिए ऋण लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ब्याज दर और ज्यादा देना पड़ता है। अगर जो आप जमीन खरीदना चाहते हैं, अगर जो आप भवन बनाना चाहते हैं उसके लिए ऋण लेते हैं तो उसका ब्याज अलग होता है। तो मुद्रा के अलग अलग उपयोग होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि मुद्रा के विभिन्न उपयोग, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आपको एक चीज और यहाँ पे याद आनी चाहिए कि किन्स ने क्या बोला था। किन्स ने बोला था ना कि भैया मुद्रा की मांग 3 कारणों से होती है। पहला लेन देन के लिए, दूसरा पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए, और तीसरा सट्टा उद्देश्य के लिए। तो ब्याज दर में जो भिन्नता पाई जाती है वो मुद्रा के अलग अलग उपयोग के लिए, मुद्रा में जो ब्याज दर में जो भिन्नता पाई जाती है वो मुद्रा के विभिन्न उपयोगों के कारण पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कीमत विभेद को संभव है जब। अब कीमत विभेद कहाँ पे देखने को मिलता है बताइए। तो कीमत विभेद एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है ना। एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार बाजार क्या होता है। तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, और ये क्या करता है कि कीमत निर्धारण के लिए स्वतंत्र होता है कि हम मार्केट में किसी भी कीमत पर अपनी वस्तु को बेच देंगे। ठीक है, तो जो एकाधिकारी होता है वो देखता है कि कहाँ पे मांग ज्यादा है और कहाँ पे मांग कम है। तो जहाँ पे मांग कम होता है वहां वो सस्ता बेचता है, और जहाँ पे मांग ज्यादा होता है वहां पे वो महंगा बेचता है। जैसे भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे आप बियर खरीदने जाएंगे तो 40 रुपए 50 रुपए में मिल जाएंगे। वहीं अगर जो आप उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं और बियर खरीदने जा रहे हैं तो आपको 120 रुपए 150 रुपए इस तरीके का मूल्य अदा करना पड़ेगा। सो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि मांग में भिन्नता पाई जाती है ना। जैसे जो ठंडे प्रदेश हैं, तो ठंडे प्रदेश में आप जाएंगे तो वहां पे कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकेगा। तो वहां पे कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कोल्ड ड्रिंक सस्ता मिलेगा। और जो प्रदेश गर्म है वहां पे कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगा, महंगा बिकेगा। तो कीमत विभेद का मतलब ये होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही क्या कहलाता है, कीमत विभेद कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक साबुन का निर्माण किया, आप मान लीजिए कि एक साबुन का उत्पादन करते हैं, सौंदर्य साबुन। ठीक है, आप एक सौंदर्य साबुन का उत्पादन कर रहे हैं और आप इस सौंदर्य साबुन की जो उत्पादन लागत है ये 10 रुपए है। उत्पादन करने में, एक साबुन को उत्पादित करने में 10 रुपए का आपका लागत आता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आप इसे उत्तर प्रदेश में ले आकर के 12 रुपए में बेच दे रहे हैं, इसे उत्तराखंड में ले जाकर के 15 रुपए में बेच दे रहे हैं, इसे मध्य प्रदेश में ले जाकर के 16 रुपए में बेच दे रहे हैं, एमपी में ले जाकर 16 रुपए का बेच दे रहे हैं। आप इसे बिहार में ले जाकर के, इसे आप बिहार में ले जाकर के 13 रुपए में बेच दे रहे हैं। अर्थात सौंदर्य साबुन जो है उसकी उत्पादन लागत 10 रुपए है, लेकिन अलग अलग राज्यों में आप क्या कर रहे हैं कि अलग अलग कीमत वसूल कर रहे हैं। किसके आधार पे, भिन्न भिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न मांग की लोच के आधार पे। अर्थात जहां पे मांग ज्यादा है वहां पे आप वस्तु को महंगा बेचेंगे, और जहां पे मांग कम है वहां पे आप वस्तु को सस्ता बेचेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस स्थिति में एक एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। एकाधिकारी अधिकतम लाभ कब प्राप्त करेगा। चलिए, हाँ बताइए भाई। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कहाँ पे करता है। तो अब एकाधिकारी का आपको पता होना चाहिए
कि एक एकाधिकारी अपने लाभ को वहीं पे अधिकतम करेगा जहां पे MRMC के बराबर होगा। MRMC के बराबर होगा अर्थात सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, MR इज इक्वल टू MC कहाँ पे है, सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर जी 2.40, सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे MC बराबर होता है MR का, या जहां पे कह सकते हैं कि AR बराबर होता है किसके, AR बराबर होता है MC के। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपको थियरी पढ़नी चाहिए, अगर जो आप थियरी नहीं पढ़ रहे हैं तो थियरी पढ़िए भैया, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि हम अच्छे से थियरी नहीं पढ़ेंगे फिर भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, आप रट्टा मार लेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लेंगे, तो बिना थियरी पढ़े आप बहुत आगे जाएंगे, तो 60-70% प्रश्न सही कर लेंगे, लेकिन 60-70% प्रश्न सही करने से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं, कंपटीशन ज्यादा है। इसके लिए आपको एक रणनीति के तहत, इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़ना पड़ेगा। आपको कंप्लीट थियरी पढ़नी पड़ेगी, आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, आपको करेंट करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। बस 1.5-2 घंटे आप मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, वहां पे कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, पूरा नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए, थियरी की क्लास पढ़िए, टेस्ट दिया जा रहा है, सप्ताह में एक टेस्ट जरूर दीजिए, गलतियों को पहचानिए, उसमें सुधार करिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो पाए, प्रीवियस ईयर और करंट सारी चीजें दी जा रही है। इसी क्रम को आप एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, प्रश्न कहाँ से बनेंगे सब कुछ कवर होने वाले हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी करना चाहते हैं उस परीक्षा का कोर्स वहां पे मिल जाएगा, डायरेक्ट आप कोर्स वहां से परचेज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि AR ज्यादा है ABC से, ठीक है, तो अगर जो आपने इस बात को पढ़ा होगा कि P अगर जो ग्रेटर देन होता है औसत परिवर्तनशील लागत से, तब ऐसी स्थिति में एक फर्म क्या करेगा, उत्पादन करता रहेगा, और इसलिए उत्पादन करता रहेगा क्योंकि उसे लाभ मिलता रहे। अगर उसकी औसत परिवर्तन लागत से कम कीमत वो प्राप्त करेगा तो फिर वो हानि में चला जाएगा, और जब हानि में चला जाएगा तो वो उद्योग छोड़ के टाटा बाय बाय कर लेगा। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि AR ज्यादा है ABC से, ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वक्र U आकार का नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र U आकार का नहीं होता है। ठीक है, तो U आकार का कौन सा नहीं होता है, AFC वक्र होता है ना, AFC वक्र, AFC कैसा होता है, ये आयताकार अतिपरवलय होता है। अब आयताकार अतिपरवलय क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पे लोच इकाई के समान होती है, प्रत्येक बिंदु पे लोच क्या होता है, इकाई के समान होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बार बार पूछा जाता है कि AFC किसके बराबर होता है, तो AFC बराबर होता है TFC अपान क्यू के, TFC अपान क्यू के। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सीमांत लागत न्यूनतम होगी जब, सीमांत लागत न्यूनतम कब होगी भाई, सीमांत लागत न्यूनतम कब होगी, सीमांत लागत न्यूनतम होगी जब, बताइए। तो हम कहते हैं ना कि किसी फर्म का सीमांत लागत जब न्यूनतम है तब वो क्या होगा, वो संतुलन की स्थिति में होगा, और अमूमन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में भी ऐसा देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं
ए वालों के लिए एक बार सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए। ए वाले जितने सब महानुभाव हैं, महानुभाव मतलब समझते हैं, महानुभाव का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है। सो जितने भी ए बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा कि सीमांत लागत न्यूनतम तभी होती है जब उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके आप अपनी उत्पादकता को अधिकतम कर पाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना? सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है जो एकाधिकारी नहीं कर सकता है? एक एकाधिकारी क्या नहीं कर सकता है? एक एकाधिकारी क्या नहीं कर सकता है भाई, बताइए। तो एकाधिकारी क्या होता है? एकाधिकार क्या होता है? तो एकाधिकारी या एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अकेला विक्रेता होता है। क्या होता है? एकमात्र विक्रेता होता है, अर्थात एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है। और जब अकेला विक्रेता होगा तो वो क्या प्रयास करेगा? वो यही प्रयास करेगा कि वो अधिकतम लाभ प्राप्त करे, अधिकतम वो लाभ प्राप्त करे। और एकाधिकारी दो तरीके से लाभ प्राप्त करता है। पहला तो वो काम ये कर सकता है कि जितनी बाजार में मांग है उससे कम वो उत्पादन करेगा। बाजार में मांग कम है, उससे कम उत्पादन अर्थात उससे कम पूर्ति करेगा ताकि अपनी वस्तु की ऊंची कीमतें वसूल करके वो अपने लाभ को अधिकतम कर ले। पहला काम तो वो ये करेगा। दूसरा काम वो ये कर सकता है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि हो रही है उसी तरीके से वो पूर्ति भी बढ़ाएगा। लेकिन अब वो यहाँ पे क्या करेगा कि अब वो यहाँ पे मनमाना कीमत वसूल नहीं पाएगा। अब वो कम मार्जिन पे ज्यादा वस्तुओं को बेच करके लाभ कमाएगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि यहाँ पे कम कीमत वो प्राप्त करेगा, मतलब कीमत को कम रखेगा, क्योंकि जितनी मांग बढ़ रही है उतना ही वो उत्पादन कर रहा है, तो उसे अपने वस्तु को बेचना भी तो है ना मार्केट में। तो ऐसी स्थिति में वो मांग के अनुसार पूर्ति करेगा लेकिन कम मार्जिन पे ज्यादा वस्तुओं को बेच करके वो ज्यादा लाभ कमाएगा। तो एकाधिकारी के यही क्या होते हैं? एकाधिकारी का मुख्य रूप से यही दो उद्देश्य होता है। तो ऊंची कीमत पर अधिक बिक्री वो नहीं कर सकता है। अगर जो ऊंची कीमत लेगा वो, तो वो अधिक बिक्री नहीं करेगा। ऊंची कीमत वो पहली वाली कंडीशन में ले सकता है। एट द सेम एकाधिकारी जो होता है वो एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय में या तो वो कीमत को अधिक कर सकता है या तो अपनी बिक्री को अधिक कर सकता है। वो दोनों एक साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वो कीमत ऊंचा रखेगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और अगर जो अपने वस्तु को अधिक बेचना चाहेगा तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम फॉलो नहीं हो पाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या है जो एकाधिकारी नहीं कर सकता है। तो एकाधिकारी बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे एकमात्र विक्रेता होता है, और एकमात्र विक्रेता होता है तो वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। लाभ को अधिकतम वो दो तरीके से कर सकता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, एक ही समय में दोनों अप्लाई वो नहीं कर पाएगा। तो पहला वो काम ये कर सकता है कि जितनी वस्तु की मांग है बाजार में उससे कम उत्पादन करके वस्तु की कीमत को बढ़ा करके लाभ कमाएगा, और दूसरा काम ये करेगा कि जितनी मांग है उतना ही उत्पादन करेगा और ज्यादा वस्तुओं को बेच के कम मार्जिन पे अपने लाभ को ज्यादा करेगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि उत्पादनकर्ता की बचत है निम्न में से किसके अंतर के बराबर? एक जो उत्पादक करता होता है उसकी बचत क्या होती है, बेसिकली आपको ये बताना है। और सभी लोग थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करो यार। राजकुमार प्रजापति जी, गोलू राज जी, ज्योति चौरसिया जी, राजेश कुमार जी, स्मिता तिवारी मिश्रा जी, नौसाद अली जी, रोशनी जी, संजय जी, भवानी शंकर जी, सुनीता गुप्ता जी, गुंजा मौर्य जी, मोनिका जी, सुनीता गुप्ता जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, सर्वेश कुमार जी, अक्षय गौरी जी, तस्नीम खान जी, विकी जी, रिंकू जी, हरीश जी,
पुष्पा देवी जी, ठीक है, बहुत तेजी से सबका उत्तर आ रहा है। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतना भी लाइक नहीं है। एक बार सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि देखिए सर, एक जो उत्पादन करता होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक वस्तु की अगर जो सीमांत लागत 10 रुपए है, ठीक है, और इस वस्तु को आप मार्केट में जब रख रहे हैं तो 12 रुपए की ये वस्तु आप बेच रहे हैं, तो आपको लाभ कितने रुपए का हो गया? 2 रुपए का लाभ हो गया। यही तो होता है ना। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि कीमत तथा सीमांत लागत। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, द्विपक्षीय एकाधिकार का अर्थ है। द्विपक्षीय एकाधिकार का अर्थ क्या है? द्विपक्षीय एकाधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार क्या होता है भाई? द्विपक्षीय एकाधिकार, तो द्विपक्षीय एकाधिकार का मतलब होता है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे एक क्रेता हो, जहां पे एक क्रेता हो व एक विक्रेता हो, एक विक्रेता हो, अर्थात किसी वस्तु को खरीदने वाला भी एक हो और बेचने वाला भी एक हो, है ना। तो द्विपक्षीय एकाधिकार का अर्थ होता है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे किसी वस्तु को खरीदने वाला एक हो और बेचने वाले एक हो, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, हाँ सी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर ठीक है कि एक एकाधिकारी का एक क्रेताधिकारी से सामना होना, मतलब द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाला भी एक होता है, अर्थात एक एकाधिकारी का एक क्रेताधिकारी से सामना, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की दशा में एक फर्म का संतुलन असंगत है यदि बाजार है। ये क्या खूबसूरत सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी काफी विविधता आ रही है भाई। अब देखिए, अगर जो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की बात हो रही है ना, तो फिर आपको तुरंत पूर्ण प्रतियोगिता की बात याद आ जानी चाहिए, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे सी बोलेंगे सभी लोगों का, सॉरी, ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोलेंगे पूर्ण प्रतियोगिता, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की दशा में एक फर्म का संतुलन असंगत है। क्यों ये बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि कौन सा असंगत है? तो असंगत क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता। क्यों होगा? क्योंकि भैया पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, कोई मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दीर्घ काल में फर्में जो होती हैं वो संतुलन की अवस्था में होती हैं, और संतुलन में कब होंगी,
जब उनकी औसत लागत क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि चेम्बरलिन एवं विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर जो आपने अल्पाधिकार को पढ़ा है तो फिर आपको याद आना चाहिए कि अल्पाधिकार क्या होता है। तो अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, दो से ज्यादा विक्रेता होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द कभी भी यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अल्पाधिकार की बात हो रही है। तो अल्पाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, दो से ज्यादा विक्रेता होते हैं। और अल्पाधिकार के अंतर्गत ही क्या होता है, कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है, कार्टेल अल्पाधिकार के अंतर्गत स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है। और कार्टेल ही निर्धारित करता है कि जो हम लोग मार्केट में वस्तु को बेचने वाले हैं उसकी कीमत क्या होगी। और कार्टेल क्या करता है कि वस्तु की कीमत को इतना कम रखता है ताकि नई फर्म की एंट्री उद्योग में न हो सके। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोलेंगे कि अपनी आत्मनिर्भरता को स्वीकार करते हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्यों आत्मनिर्भरता को स्वीकारते हैं? क्योंकि कुछ फर्म होते हैं, थोड़े फर्म होते हैं, दो से ज्यादा फर्म होते हैं और ये सभी फर्में मिलकर के क्या करते हैं, कार्टेल का निर्माण करते हैं। और कार्टेल ही क्या करता है, कीमत का निर्धारण करता है। तो एक दूसरे की आत्मनिर्भरता को तो स्वीकार करते ही करते हैं ना। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि सबसे अधिक कुशलतम फर्म की निम्नतम होती है। सबसे ज्यादा जो कुशल फर्म होता है उसकी कौन सी बात निम्नवत है, आपको बेसिकली यही बताना है। मतलब कुशल फर्म की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी फर्म, अब अगर जो आपने थोड़ा भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप ये बात जानते होंगे बहुत अच्छे से कि कोई भी फर्म संतुलन की स्थिति में कब होती है। तो कोई भी फर्म संतुलन की स्थिति में तब होती है जब जो वो औसत लागत वहन करता है वो न्यूनतम, अर्थात जो उसके उत्पादन के साधन हैं उस उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके वो अपनी उत्पादकता को अधिकतम कर लेता है और उसका औसत लागत न्यूनतम होता है, तभी तो वो फर्म संतुलन की स्थिति में होता है। तो जो अधिकतम कुशलतम फर्म होगा, जाहिर सी बात है कि उसकी औसत लागत क्या होगी, न्यूनतम होगी। इजी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सीमित वस्तु नहीं है? इसमें से कौन सी है जो सीमित वस्तु नहीं है? चलिए, राकेश जी, हरीश जी, गुंजा मौर्य जी, रमेश जी, सुनीता गुप्ता जी, गोलू राज जी, सर्वेश कुमार जी, रोशनी जी, नौसाद अली जी, ज्योति चौरसिया जी, रंजू जी, रत्नेश कुमार जी, भवानी शंकर जी, सर्वेश कुमार जी, अक्षय गौरी जी, राजन सिंह जी, सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं क्लिक किया है, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो जैसे ही मैं लाइव आता हूँ 7:10 पे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, शुद्ध हवा। तो शुद्ध हवा क्या है भैया, असीमित है, ये सीमित थोड़ी है। अपने उत्तर प्रदेश में भी शुद्ध हवा है, उत्तराखंड में भी शुद्ध हवा है, मध्य प्रदेश में भी शुद्ध हवा है, आप उधर अफ्रीका में चल जाएंगे तो भी शुद्ध हवा है, अमेरिका में चल जाएंगे तो भी शुद्ध हवा है, नेपाल में चले जाएंगे तो भी शुद्ध हवा है। तो ये जो हवा होती है वो सीमित थोड़ी होती है, उसको आप डिब्बे में भर के थोड़ी रख सकते हैं। हवा को डिब्बे में भर के रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं ना। तो वो सीमित वस्तु थोड़ी होती है, सीमित थोड़ी होता है। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु है, इजी सी बात है। अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु है कौन सा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर
उपभोग, देखिए जब भी अर्थशास्त्र के प्रारंभिक बिंदु की बात होती है तो वो किससे प्रारंभ होता है? मांग से शुरू होता है। मांग, हमें वस्तु की मांग होती है, अर्थात हमें वस्तु को उपभोग करना होता है। अर्थात जब मांग होती है तब वस्तु का उत्पादन होता है, अर्थात पूर्ति होती है। और जब मांग और पूर्ति होती है तो फिर उसके बाद की सारी कहानी आपको पता ही होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे देखिए, मनुष्य पहले क्या था? मनुष्य पहले पेड़ की जो छाल हुआ करती थी उसको पहनता था। पहले जो केले के पत्ते होते थे मनुष्य उसको पहनता था। लेकिन एक समय आया जब मनुष्य का क्या हुआ, दिमाग और डेवलप हुआ और मनुष्य क्या करने लगा कि बोरे पहनने लगा। बोरा का मतलब जानते हैं? जो चटाई होता है या जो आपके घरों में या हमारे घरों में जिसमें चावल गेहूं आता है, तो फिर लोग उसको पहनना शुरू किए। फिर तो अब धीरे धीरे मांग बढ़ी ना कि भैया अब हमें कपड़े पहनना है। तो जब कपड़े की मांग बढ़ी तो कपड़े की पूर्ति अर्थात उत्पादकता भी आगे आए। ठीक है, जैसे टेलीविजन है, तो जब टीवी की मांग हुई तो जब लोग टीवी अपने घर में लाए तो भैया अब उनको टेलीविजन स्टैंड भी चाहिए। तो जब टीवी आया तो फिर टेलीविजन स्टैंड का भी उत्पादन होना प्रारंभ हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु आपका क्या होगा? उपभोग होगा। अगला प्रश्न, वह विषय जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित नहीं होता है। अब इजी सी बात है। अब देखिए, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं। ठीक है, एक होता है व्यष्टि और दूसरा होता है समष्टि। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी एक यूनिट का अध्ययन करते हैं, एक इकाई का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे किसी एक व्यक्ति की आय या किसी एक परिवार की आय, परिवार की आय या किसी एक फर्म का अध्ययन करते हैं या किसी एक उद्योग का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था में किसी एक यूनिट का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए किसी की व्यक्तिगत आय का अध्ययन करते हैं या किसी के परिवार का अध्ययन कर सकते हैं या किसी एक फर्म का अध्ययन करते हैं या किसी एक उद्योग का अध्ययन करते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि जब हम लोग राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की बात होती है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होती है ना। जैसे प्रति व्यक्ति आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, तो ये भी तो पूरी अर्थव्यवस्था की ही तो बात होती है ना। तो आप जैसे मुद्रा हो गया, मुद्रा प्रसार हो गया, तो मुद्रा प्रसार अगर जो आरबीआई या भारत सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा डाल रही है तो मुद्रा तो पूरी देश में जितने भी लोग हैं सबके सभी लोगों के पास धीरे धीरे जाएगा ना। तो मुद्रा प्रसार जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है बल्कि ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैं स्कूल जा रही हूँ अतः मुझे अपना वर्तमान कार्य त्यागना पड़ेगा। यह कथन स्पष्टता प्रतिबिंबित करता है। क्या प्रतिबिंबित करता है भाई? बताइए। किसकी याद आई? किसी की याद आई? किस अर्थशास्त्री की याद आई बताइए। इस प्रश्न को देख के किसकी याद आई? हैबरलर की याद आई? हैबरलर ने क्या कहा था? अवसर लागत का सिद्धांत दिया था ना। उन्होंने क्या कहा था कि भैया जब हम कोई एक कार्य करते हैं और उस कार्य में हमें पर्याप्त सफलता नहीं मिलती है तो हम अवसर का फायदा उठा करके उस कार्य को छोड़ करके दूसरा कार्य प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यही तो बात हैबरलर ने कही थी ना। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि कोविड के समय में क्या हुआ, जब सारे शॉपिंग मॉल बंद हो गए तो कपड़ा बनाने वाली कंपनियां अब क्यों कपड़ा बनाएंगी? जब कपड़ा बिक ही नहीं रहा है मार्केट में तो क्यों बनाएंगी?
तो उन्होंने क्या किया, कपड़ा बनाना छोड़ करके, अब उनके पास मशीन तो था ही, श्रमिक भी थे, तो कपड़ा बनाना छोड़ के उन्होंने मास्क बनाना प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अवसर का फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि ठीक है, कपड़ा में हमें लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन मास्क की डिमांड अर्थव्यवस्था में ज्यादा है, तो उन्होंने कपड़े की जगह पे मास्क बनाना प्रारंभ कर दिया। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उत्पादन की कुल लागत किसके बराबर होती है भाई? ये तो बच्चों वाली बात आ गई। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो देखिए, जब आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो दो प्रकार की लागतों का आप वहन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, तो दो प्रकार की लागतों का वहन करते हैं। एक होता है स्थिर लागत। स्थिर लागतें वैसी लागतें होती हैं जिसका उत्पादन में वृद्धि या कमी से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। अर्थात इन लागतों के वहन करने से अभी आपकी उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरा होता है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत, ठीक है। और जो परिवर्तनशील लागत होती है वो आपकी उत्पादकता में वृद्धि या कमी कर सकता है। तो स्थिर लागत, जैसे मान लीजिए कि आप उत्पादन करने जा रहे हैं तो भूमि किराए पे ले रहे हैं, ठीक है। आप मजदूर को मजदूरी पे रख रहे हैं, तो उसे आप मजदूरी देंगे ना, तो भूमि और मजदूर आने से तो अभी आप उत्पादन कर नहीं पाएंगे। लेकिन अन्य बाकी के जितनी भी प्रकार की लागतें होती हैं वो परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत आती हैं। तो उत्पादन लागत जो आपकी बराबर होती है वो स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत का योग होता है। अगला, एक उत्पादनकर्ता का उद्देश्य क्या होता है? एक उत्पादनकर्ता का उद्देश्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या होगा, बताइए। हम्म और देखो भाई, थोड़ा सीरियस से पढ़िए, है ना, थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ाई को पढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं क्या आप? सभी लोग बी बोल रहे हैं? तो ठीक है भाई, ये तो बच्चों वाली बात है। अगर जो मान लीजिए आप ही किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, तो आप सोचेंगे ना कि देखिए, हमें लाभ हो तो अधिकतम हो। एक उत्पादक कर्ता जो होता है, उसका पहला मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। और इन केस अगर जो उसे नुकसान होता है, अर्थात उसे हानि होती है, तो ये चाहता है कि उसे कम से कम हानि हो। यही दो बातें ना एक उत्पादक कर्ता चाहेगा, और क्या चाहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी, हानि को न्यूनतम एवं लाभ को अधिकतम करना, ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक उत्पादककर्ता का उद्देश्य ये होता है कि जब वो उत्पादन कर रहा है, तो अगर जो उसे लाभ मिले, तो अगर जो उसे लाभ मिले तो लाभ अधिकतम हो, और अगर किसी कारणवश उसे हानि सहना पड़े तो उसकी हानि न्यूनतम हो। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष विशेष में अर्जित आय की माप होती है, किसके बराबर होती है? क्या उत्तर आ रहा है? और इस बार आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया। इतने लोग पढ़ते, किसी का शादी विवाह नहीं पड़ा इस बार। हर लग्न में कोई ना कोई तो स्टूडेंट हमें इनवाइट कर ही देता था। इस बार किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया। क्या हुआ, किसी की नहीं हो रही इस बार? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है? इस बार किसी ने इनवाइट नहीं किया यार। हर साल तो आप लोग इनवाइट कर ही देते हो, एक दो लोग। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष विशेष में अर्जित आय की माप होती है। क्या होती है भाई? ऑप्शन नंबर
ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। सो ऑप्शन नंबर ठीक 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 है, सबका नंबर आएगा, डोंट वरी, सबका नंबर आएगा, डोंट वरी। प्रश्न पे कंसंट्रेट करिए। तो देखिए, उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष विशेष में अर्जित आय की माप होती है, तो राष्ट्रीय आय ही तो होती है ना। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब यही होता है ना, किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। और भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? कमेंट करके आप लोग बताइए। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न। यार देखिए, हम लोग तो अब मतलब एज अ टीचिंग की बात किया जाए तो स्टूडेंट जो होते हैं वही इनवाइट करते हैं, तो थोड़ा आदमी शादी फंक्शन में चला जाता है। बाकी रिलेटिव्स जो होते हैं अब उनसे थोड़ा बहुत क्या हो गया है, किनारा हो गया। क्यों हो जाता है? क्योंकि टीचिंग जो है वो बहुत जिम्मेदारी का काम है ना। जैसे होता है ना कि अगर जो आपको कई इनविटेशन मिलता है तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट की बात होती है तो स्टूडेंट अगर जो आसपास में है तो आदमी चला जाता है ना। क्या उत्तर आ रहा है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं करना चाहिए? किसको सम्मिलित नहीं करना चाहिए? क्या उत्तर आ रहा है? तो आपको पता ही होगा कि देखिए सर जी, दो बातें होती है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। एक, हम हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करते हैं जिसमें पेंशन आता है, छात्रवृत्ति आता है। और दूसरा किसे शामिल नहीं करते हैं? अप्रत्याशित आय को सम्मिलित नहीं करते हैं। और अप्रत्याशित आय क्या होता है? जैसे सरकारी बांड और ब्याज दर हो गया, जैसे शेयर मार्केट हो गया। मतलब जो अप्रत्याशित आय होती है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, उस कि उसको जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें शामिल नहीं करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के। थोड़ा आराम से करिएगा, आसान सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है यार। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। 50% लोग भी लाइक नहीं किए हैं। मैं आपके लिए 2-2 घंटे की क्लास लेता हूं और आप लाइक नहीं कर रहे हैं। हमारे पूर्वज कह के गए ना कि फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है। तो अगर आप एक लाइक कर देते हैं, एक शेयर कर देते हैं, तो ये फिर फ्री का ज्ञान नहीं होगा। तो थोड़ा लाइक शेयर किया करिए। मैं 2-2 घंटे की क्लास आपके लिए रोज लेता हूँ, फिर भी आप लाइक शेयर नहीं कर रहे। बहुत नाइंसाफी है भाई। क्या उत्तर आ रहा है? सो किसको घटाते हैं, किसको जोड़ते हैं? तो परोक्ष कर को घटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ते हैं, अर्थात आर्थिक सहायता को जोड़ते हैं। तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मान के चलिए कि 100% तो नहीं लेकिन 70% चांस होता है कि हर इकोनॉमिक्स के पेपर में अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को पूछ दिया जाता है जब राष्ट्रीय आय से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने इसके अलग अलग तरीके से इसके फॉर्मूले को भी लिखवाया है। तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस परोक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। ऑप्शन नंबर डी। अगला, हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होते हैं क्योंकि हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्यों नहीं सम्मिलित होते हैं भाई? इजी सी बात है, बताइए। बहुत बार बताया हूं ना। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हस्तांतरण भुगतान मतलब क्या होता है। तो हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण मैं बताऊं तो जैसे पेंशन हो गया, पेंशन, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, उपहार,
जैसे सरकार आपको लैपटॉप देती है, सरकार आपको मोबाइल बांटती है, फ्री ऑफ कास्ट बांटती है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का उपहार ही तो है ना। तो हस्तांतरण भुगतान ऐसे भुगतान होते हैं जिसके बदले आप सरकार के लिए कोई काम नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि एक कर्मचारी घर पे बैठा है, उसे पेंशन मिल रहा है, लेकिन वो सरकार उसे पेंशन दे रही है, लेकिन क्या वो उस समय सरकार के लिए कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो हस्तांतरण भुगतान उस ऐसी प्रकार से अर्जित आय होती है जिसके बदले प्राप्तकर्ता सरकार को कोई सेवा नहीं देता है। जैसे मान लीजिए छात्रवृत्ति है, तो आप जब छात्रवृत्ति पाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि छात्रवृत्ति मिलता है तो सरकार आपसे कोई काम लेती है। जब सरकार आपको उपहार देती है, लैपटॉप देती है, मोबाइल देती है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके बदले में आप सरकार के लिए कोई काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं करते हैं, अर्थात जिसके हस्तांतरण भुगतान मिलता है उसका वर्तमान उत्पादन में कोई भी योगदान नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्यों नहीं सम्मिलित होते हैं? इसलिए नहीं सम्मिलित होते हैं क्योंकि हस्तांतरण भुगतान से वर्तमान में कोई उत्पादन हस्तांतरण भुगतान जिसको मिलता है उसका वर्तमान उत्पादन में कोई भी योगदान नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है जो व्यापारिक इकाइयां एक दूसरे से बेची जाती है। गलत किए तो फिर फाइन लगेगा आज, क्योंकि इस प्रश्न को आप अगर जो गलत कर दिए, अभी मैंने 3-4 दिन पहले बहुत ही सविस्तार से इसको बताया था, है ना, तो गलत कर दिए तो फिर फाइन लगेगा। देखिए यहाँ पे 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला कि प्राथमिक वस्तु क्या होती है, प्राथमिक वस्तु क्या होती है, प्राथमिक वस्तु क्या होती है। दूसरा, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है। और तीसरा, अंतिम वस्तु क्या होती है, अंतिम वस्तु क्या होती है, अंतिम वस्तु क्या होती है। तो देखिए प्राथमिक वस्तु जैसे मान लीजिए आपका गेहूं हो गया, गेहूं आपकी प्राथमिक वस्तु है क्योंकि एक किसान फसल उगाता है तब गेहूं आता है, ठीक है। अब गेहूं से पहले ये किसी अन्य फॉर्म में नहीं होता है। उसके बाद गेहूं से आप क्या बना दिए, आटा बना दिए, तो आटा आपका क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। अब आटा से आपने क्या बना दिया, ब्रेड बना दिया। तो अब ब्रेड से और कुछ तो नहीं बनाया जा सकता है ना, तो ब्रेड आपकी क्या हो गई, अंतिम वस्तु हो गई, है कि नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने दिमाग में रख बना लीजिएगा कि प्राथमिक वस्तु जैसे आपकी गेहूं हो गई जो मतलब डायरेक्ट कृषि से आता है। उसके बाद मध्यवर्ती वस्तु जैसे गेहूं से आटा बन गया, अब आटे से ब्रेड बन गया, अब ब्रेड से तो और कुछ बन नहीं सकता है, तो ब्रेड क्या हो गई, आपकी अंतिम वस्तु हो गई। तो मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है जो एक व्यापारिक इकाई को बेची जाती है। मध्यवर्ती वस्तु, एक सेकेंड, मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है जो एक व्यापारिक इकाई द्वारा दूसरे को बेची जाती है प्रयोग के लिए। बिल्कुल ठीक है कि जैसे मान लीजिए कि आटा उद्योग है, तो भैया जो आटा बना रहा है वो क्या करेगा, ब्रेड बनाने वाली कंपनी को आटा बेचेगा, तो ब्रेड बनाने वाली कंपनी क्या करेगा, इसका प्रयोग ही तो करेगा, ऐसा थोड़ी है कि उपभोग करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि पूर्ति समर्थक वे अर्थशास्त्री हैं जो समष्टि आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी एवं मुद्रा प्रसार का हल ढूंढते हैं। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, बताइए भाई। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उस तरीके से आप एप्लीकेशन पे कंटेंट को फॉलो करिएगा। कंप्लीट इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, आपको आपके सिलेबस के अनुसार कुछ भी छूटने वाला नहीं है, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। उसमें जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, सब के सब मैं पढ़ाता हूं। कम से कम एक बैच में मैं 240 क्लास से 250 क्लास देता हूं, इतने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। पूरे सिलेबस को आप ठीक से वहां पे पढ़िए, आप वहां पे बार बार अपना रिवीजन भी करिए। थियरी की पूरी क्लास वहां पे दी जा रही है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास दे दी जा रही है। आपको जब समय मिले तब वहां से पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। नोट्स भी दिया जा रहा है, नोट्स को कम से कम 1 घंटे रोज पढ़िए,
1 घंटे रोज पढ़िए नोट्स को, ताकि रिवीजन जल्दी जल्दी होता रहे। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए, बहुत ज्यादा टेस्ट ना दीजिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम रोज टेस्ट देंगे, रोज टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। आप एक टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार कर लीजिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको वहां पे देखने को मिलती है। सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? तो किसकी याद आनी चाहिए यहाँ पे? तो ये पूर्ति समर्थक अर्थशास्त्रियों की बात हो रही है, पूर्ति समर्थक अर्थशास्त्रियों की बात हो रही है। किसकी याद आनी चाहिए? लेफर साहब की याद आनी चाहिए, आर्थर लेफर की याद आनी चाहिए। बहुत लोगों को यहाँ पे पीगू साहब याद आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है समस्या बेरोजगारी। तो जो रट्टा मारे होंगे उनको क्या हो रहा होगा कि पीगू है, पीगू नहीं है, ये लेफर साहब है, ठीक है। और लेफर साहब ने क्या कहा था? तो लेफर साहब ने ये कहा था कि देखिए, अगर जो हमें बेरोजगारी और मुद्रा प्रसार का हल ढूंढना है, तो वस्तु की पूर्ति बढ़ाने के लिए कीमतों को भी क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। अर्थात अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने यही तो कहा था ना कि अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तु की मांग है, उससे कम पूर्ति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करने की जरूरत है? हमें वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि मांग और पूर्ति जब बराबर हो जाएगी, हमें जब जब वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगा, तो वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी। और वस्तु की कीमतों को अगर जो नियंत्रित करना है, मुद्रा प्रसार को अगर जो नियंत्रित करना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और जब पूर्ति और मांग आपस में बराबर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या आ जाएगा कि मुद्रा प्रसार और बेरोजगारी की समस्या निपट जाएगी। क्यों निपट जाएगी? इसलिए निपट जाएगी कि पूर्ति बढ़ेगा, तो इससे लोग उत्पादकता का स्तर बढ़ाएंगे, और उत्पादकता का स्तर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए थे, अब उत्पादन बढ़ रहा है तो उनको रोजगार मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, वह बेरोजगारी की दर है। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या होती है भाई? और प्रत्येक दिन शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। 7:10 पे रोज मैं लाइव आ जाता हूँ। सभी लोग समय से क्लास को ज्वाइन किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो अगर जो अब आपने पढ़ा होगा हैरेट डोमर मॉडल, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर जो आपने हैरेट डोमर मॉडल पढ़ा होगा, तो आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह दर होती है जो पूर्ण रोजगार स्तर पे पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि जीएनपी 2000 है, पूंजी उपभोग भत्ते 200 है, सकल निवेश 500 है, कुल निवेश की राशि आपको बताना है। कुल निवेश कितना होगा आपको बेसिकली यही बताना है। बताइए भाई। ठीक है, कुल निवेश का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपी पेन हो तो लिख लीजिए, बार बार ये सामने आपके आएगा नहीं, एक बार लिख लेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। कुल निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश प्लस पूंजी उपभोग भत्ते। सकल निवेश प्लस पूंजी
उपभोग भत्ते, यही होता है ना, यही होता है ना। तो कुल निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश प्लस पूंजी उपभोग भत्ते। इसमें सकल निवेश कितना दिया गया है, तो सकल निवेश देखिए, सकल निवेश कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। सकल निवेश कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। और प्लस पूंजी उपभोग भत्ते कितने दिया गया है, 200 दिया गया है, 200 दिया गया है। तो कुल निवेश कितना हो जाएगा, कुल निवेश आपका 700 हो जाएगा। कुल निवेश कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो जितने लोग भी सॉरी 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 माइनस होना चाहिए, सॉरी माइनस होना चाहिए। सकल निवेश माइनस पूंजी उपभोग भत्ते में देखिए प्लस कर दिया, माइनस होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 500 माइनस 200 ये कितना हो जाएगा, 300। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सरकारी बजट के संतुलन के लिए संविधान में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा। क्या अच्छा सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। और जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन ले रहे हैं, आप अभी कॉल करेंगे मुझे, तो मैं आपका कॉल कैसे रिसीव कर पाऊंगा, आपने जब कोर्स को परचेज किया है तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। अभी आपको कुछ देर में बैच में इनरोल करा दिया जाएगा, है ना, कंप्लीट बैच में इनरोल करा दिया जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ ठीक है, डी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट के संतुलन के लिए, तो आपको किसकी याद आनी चाहिए, आपको किसकी याद आनी चाहिए भाई? देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। अरे भाई आपको किन्सियन थियरी याद आनी चाहिए, आपकी किन्स की थियरी याद आनी चाहिए। किन्स साहब ने क्या कहा था, किन्स साहब ने कहा था ना कि हमें घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना चाहिए, घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना चाहिए। वित्त व्यवस्था अर्थात हीनार्थ प्रबंध की बात उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना चाहिए, अर्थात सरकार की जितनी आय है उससे ज्यादा सरकार को अर्थव्यवस्था में व्यय करना चाहिए, ताकि जब सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करेगा तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। और जब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी तो एक तरफ मांग बढ़ेगा और दूसरी तरफ जब मांग बढ़ेगा तो उत्पादकता भी बढ़ेगा, अर्थात उत्पादन भी बढ़ेगा, अर्थात पूर्ति भी बढ़ेगा। तो मांग व पूर्ति बढ़ेगा तो देश में उत्पादन का स्तर तेजी से आगे जाएगा, उत्पादन का स्तर तेजी से आगे जाएगा तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और जब देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको कि नहीं आ पाई? किन साहब ने क्या कहा था ना कि जो आय बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, उपभोग प्लस बचत के, उपभोग प्लस बचत के बराबर होता है। और जो बचत होता है वही निवेश के बराबर होता है, बचत जो होता है वही किसके बराबर होता है, निवेश के बराबर होता है कि नहीं है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर केंसियन थियरी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सबसे सरल कथन श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, क्या उत्तर है? मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मुद्रा परिमाण सिद्धांत, तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत किसने दिया, तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत फिशर ने दिया था, फिशर ने दिया था। क्या बोला था, एम भी इज इक्वल टू पी टी, एम भी इज इक्वल टू पी टी, जिसमें क्या बोला था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी, कीमत स्तर 2 गुना बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य अर्थात मुद्रा की जो वैल्यू होगी वो आधी हो जाएगी, फिशर ने बोला था ना। तो
तो क्या उत्तर आ रहा है कि मुद्रा स्टॉक की मात्रा ही सही कीमत स्तर का निर्धारण करती है। अर्थात अब देखिए कितने सारे लोग ए बोल रहे हैं, ए क्यों बोल रहे हो यार? मुद्रा की ए में क्या है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कीमत स्तर की अपेक्षा उत्पादन को अधिक प्रभावित करती है, ये कैसे बोल रहे हैं आप? मुद्रा परिमाण सिद्धांत फिशर साहब इसमें उत्पादन की बात तो करते ही नहीं है, सीधी सीधी बात करते हैं कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो उससे कीमत स्तर और मुद्रा की वैल्यू प्रभावित होती है। सो ये कैसे हो जाएगा? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा ना, कि मुद्रा स्टॉक की मात्रा ही सही कीमत स्तर का निर्धारण करती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बस वही बात है, मुद्रा स्टॉक की मात्रा ही सही कीमत स्तर का निर्धारण करती है। ये तो बात आपको पता ही है, ये तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इतना तो जानते ही हैं कि मुद्रा की पूर्ति में अगर जो वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि सबके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, सबके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो सभी लोग मांग को बढ़ाते हैं, और जब मांग बढ़ता है और मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है तो वस्तु की कीमतों में क्या आ जाती है? वृद्धि आ जाती है। दैट्स इट। सो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मुद्रावादी वे अर्थशास्त्री थे जिनका ये मानना था। मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था भाई? मुद्रावादी वे अर्थशास्त्री थे जिनका मानना था, मुद्रावादियों का क्या मानना था? तो जितने लोग भी, अब इसमें मुद्रावादी की बात हो रही है तो मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों में अग्रणी स्थान किसका रहा है? फ्रीडमैन साहब का रहा है ना, फ्रीडमैन साहब का। अब बताइए फ्रीडमैन साहब क्या बोलते हैं? फ्रीडमैन साहब क्या कहते हैं? तो उन्होंने बोला था ना भैया कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा पूर्ति होती है, मुद्रा पूर्ति के कारण ही अर्थव्यवस्था में मांग, ब्याज दर, आय और उत्पादन का निर्धारण होता है। ठीक है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति होती है, यही मुद्रा की पूर्ति निर्धारित करती है कि अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर क्या होगा, ब्याज दर का स्तर क्या होगा, ठीक है, उत्पादन का स्तर क्या होगा, उत्पादन का स्तर क्या होगा, है कि नहीं है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर और साथ ही साथ आय भी बोला था इन्होंने, आय का स्तर क्या होगा, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति सभी बाजार में व्ययों को समान रूप से प्रभावित करेगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मुद्रावादी में अग्रणी स्थान फ्रीडमैन का है, और फ्रीडमैन ने क्या कहा था कि मुद्रा की पूर्ति के कारण ही अर्थव्यवस्था में मांग का निर्धारण होगा, कि मांग कहाँ पे निर्धारित होगी, ब्याज दर का निर्धारण होगा। अब आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा, अब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो ब्याज दर में कमी आएगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो आय का स्तर बढ़ेगा। ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि ओकुन का नियम किसके मध्य संबंध को बताता है? ओकुन का नियम, ओकुन का नियम किसके मध्य संबंध को बताता है? क्या उत्तर होगा भाई? तो ओकुन ने कहा कि देखिए, अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्तर 1% बढ़ता है, अर्थव्यवस्था में 1% अगर जो बेरोजगारी बढ़ता है तो जीडीपी में 2% की कमी आएगी, जीडीपी में 2% की कमी आएगी। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी ना, तो बेरोजगारी के स्तर तथा मुद्रा प्रसार के स्तर। ठीक है,
सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि ओकुन का नियम किसके मध्य संबंध को बताता है, तो स्फीति की दर और बेरोजगारी के दर को बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वह अर्थशास्त्री जिसे कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, वह अर्थशास्त्री जिसे कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। वो कौन सा अर्थशास्त्री है जिसे कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है, एक सेकेंड यार, इसमें कुछ गलत हो रहा है ना, इसमें गलत हो रहा है, एक सेकेंड। स्फीति की दर और बेरोजगारी की दर होगी ना, स्फीति की दर और बेरोजगारी की दर होनी चाहिए ना यहाँ पे। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। स्फीति की दर और बेरोजगारी की दर होगी ना, हुकुम साहब अपने मिजरी इंडेक्स में यही तो बात करते हैं ना। ठीक, हाँ, तो जितने लोग भी बी कर रहे थे सब ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, कि वह अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। क्या उत्तर आ रहा है? वह अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। वह अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला कौन है भाई? हाँ, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, जेएस मिल, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ध्यान रखिएगा, जेएस मिल को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या करेगा? मैं क्या टिक किया हूं यार इस प्रश्न में? ओकुन की बात हो रही है ना, तो यार ये तो स्फीति और बेरोजगारी की बात होती है ना, मैं क्या टिक किया था? बी टिक की, बेरोजगारी के स्तर एवं मुद्रा प्रसार के स्तर नहीं, बेरोजगारी के स्तर एवं वृद्धि के स्तर, हाँ ठीक है, ये वाला होगा। चलिए अगला, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या करेगी? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो अगर जो मुद्रा की पूर्ति की बात करेंगे तो मुद्रा गुणक एवं उच्च मुद्रा गुणक का ये गुणनफल होता है, देयर इज नो डाउट। पूर्ण रूप से मुद्रा पूर्ति को केंद्रीय बैंक नियंत्रित करता है, देयर इज नो डाउट। यह जनता एवं बैंकिंग संस्थाओं के पास भी तो उपलब्ध होता है। बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, फिलिप्स वक्र संबंधित है, किससे संबंधित है? फिलिप्स वक्र संबंधित है। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर करिए। फिलिप्स वक्र, ठीक है, तो फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध को बताता है। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध को बताता है। इनका ये कहना था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो इसका सीधी सीधी मतलब यही तो है ना कि अर्थव्यवस्था में मांग है, वस्तुओं की मांग हो रही है। वस्तु की मांग होगी तो उत्पादन भी तो होगा ना। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो वस्तु की मांग भी होगी, उत्पादन भी होगा, तो बहुत सारे श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी का स्तर बढ़ेगा, सॉरी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी का स्तर कम होगा।
ये बात ठीक है। और दूसरी तरफ अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति घटेगी अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति का स्तर घटेगा और अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जाएगी तो बहुत सारे लोग उत्पादन से बाहर हो जाएंगे, और उत्पादन से बाहर हो जाएंगे तो बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाएगा। बेरोजगारी का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि मुद्रा प्रसार की ऊंची दर का साधारणतः झुकाव क्या होता है? अगर जो मुद्रा प्रसार ऊंचा है तो देखिए इजी सी बात है, मुद्रा प्रसार ज्यादा है, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो सबके पास पैसा जाएगा, अर्थव्यवस्था में सबके पास पैसा हो जाएगा, तो सबके पास पैसा हो जाएगा तो लोग कम ब्याज लेंगे, कम ऋण लेंगे, जब कम ऋण लेंगे तो ब्याज की दर कम हो जाएगी, ठीक है, ब्याज दर कम होगी, ये बात भी सही है। और दूसरी बात ये भी ठीक है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो लोग मुद्रा की मांग ज्यादा करेंगे, मुद्रा की मांग ज्यादा होगी तो ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगा, ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोलेंगे कि वास्तविक ब्याज दरों में कमी हो जाएगी, अगर जो मुद्रा प्रसार ऊंची होगी तो वास्तविक ब्याज दरों में कमी आ जाएगी, सभी लोग का उत्तर ठीक है। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं, और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके से एप्लीकेशन पे आप सारे कंटेंट को फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं डायरेक्ट वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज करके जब कोर्स को परचेज कर लीजिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई 4.0 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी++ अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए।